जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धनंजय कुमार पांडे जिला शिक्षा विभाग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग तो अच्छे हैं, बट मुझे थोड़ी सी परेशानी है बच्चों, इसलिए मैं चश्मा में आप लोगों के सामने हूँ। थोड़ी सी परेशानी हो गई जिससे कॉर्नियल डैमेज थोड़ा हुआ है, इस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। लेकिन तय शेड्यूल के अनुसार मैं आप लोगों के सामने हूँ। कमिटमेंट कमिटमेंट होता है। आप लोगों को भी अपने साथ एक कमिटमेंट लेकर चलना चाहिए कि बोर्ड के एग्जाम से 1 माह 2 माह पहले पूरी तैयारी जो है आपकी कंप्लीट हो जाए और 2 महीना का समय जो है केवल और केवल रिवीजन में व्यतीत हो बच्चों। तो चलो, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो है ओम्स लॉ पढ़ेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अक्सर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे क्वेश्चंस आते रहते हैं बच्चों। तो हम लोग आज ओम्स लॉ को जानने से पहले, डिस्कस करने से पहले, हम एक शॉर्ट रिवीजन, है ना, अल्पकालिक रिवीजन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जिसे विद्युत विभव कहते हो और पोटेंशियल डिफरेंस जिसे विभवांतर कहते हो, उसकी चर्चा कर लेते हैं। और शॉर्ट रिवीजन के बाद हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जिसे आप लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हो बच्चों। तो पिछले क्लास में, अर्थात पार्ट 4 में, मैंने आप सबको बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है बच्चों, तो उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक एरिया होता है जिसे आप लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हो। एक माना यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसके चारों तरफ क्या है बच्चों? एक एरिया है। और इस कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसको हम वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। और इन्फिनिटी से, कहां से? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, अगर हम पॉइंट मान लीजिए ए तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, और लाने में जो वर्क होता है उसी वर्क को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किस बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है, जो कार्य होता है, उसी कार्य को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। मैंने यह भी समझाया था कि अब इस एकांक धनावेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अब मान लीजिए मैं यहां से लेकर के आपको यहां पॉइंट बी तक लेकर आया। कहां लेकर आया? ए से बी तक। तो इसको लाने में जो काम होता है, इसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विभवांतर। तो अब अगर हमारे बच्चों से पूछा जाएगा कि आप लोग बताइए, डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को। 1 वोल्ट पहले हम लिख देते हैं विभव को, विद्युत विभव को, विद्युत विभव। और दूसरा क्वेश्चन, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, किसको? 1 वोल्ट विभवांतर को डिफाइन कीजिए। दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है, बल्कि इनका जो परिभाषा है, इनका जो डेफिनेशन है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होगा। आई होप हमारे बच्चों को यह समझ में आ चुकी है कि जब हम विद्युत विभव की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करते हैं, तो एकांक धनावेश को कहां से लाते हैं? एकांक धनावेश का मतलब हो गया 1 कूलम्ब धन आवेश को कहां से लेकर के आते हैं? इन्फिनिटी से लेकर के हम आते हैं, कहां तक लाते हैं? किसी पॉइंट तक लाते हैं। यह पॉइंट कहां होना चाहिए? किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर होना चाहिए, किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर होना चाहिए। तो इसको लाने में जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है, उससे हम विद्युत विभव कहते हैं। और अगर एकांक धनावेश यानी 1 कूलम्ब आवेश को, ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल वर्क का, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अगर 1 जूल काम हो रहा हो तो विद्युत विभव कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? 1 कूलम्ब धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, यह बिंदु कहां होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर होना चाहिए। अगर लाने में 1 जूल काम हुआ है तो विद्युत विभव कितना हो जाएगा बच्चों? 1 वोल्ट हो जाएगा। अब आते हैं विभवांतर के लिए।
थोड़ा सा अंतर है। यहां पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं विभवांतर के लिए। कितने पॉइंट्स ले लेते हैं? 2। माना है पॉइंट ये है और ये पॉइंट क्या है बच्चों? बी है। तो कहता है यहां भी 1 कूलम्ब धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो अगर काम हो रहा है वह अगर 1 जूल काम हो रहा है, किसको लाने में? तो 1 कूलम्ब धनावेश को लाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, ये दोनों बिंदु कहां होना चाहिए? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर होना चाहिए। कहां होना चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि विभवांतर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है। यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए हमें अनंत से किसी बिंदु तक और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। जो हम बिंदु की बात करते हैं वह बिंदु कहां होते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर होते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ूं बच्चों, तो आपको ध्यान क्या रखना है, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए, किसके लिए? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए कि एकांक धनावेश को, तो एकांक धनावेश को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को भी हम भी से ही डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? भी से। तो एकांक धनावेश को, जब एकांक धनावेश की बात कर रहे हैं तो इसको एकांक जो भी रहता है उसको हम जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो नीचे लिख देते हैं। आवेश को किसे डिनोट करते हैं? क्यू से। एकांक धनावेश को लाने में जो वर्क होता है, क्या होता है? वर्क। और वर्क को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। और उसे किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? भी से। तो V इक्वल टू क्या हो जाता है? W बाई क्यू। अगर हम ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसकी मात्रक की बात करूं तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो एनर्जी होती है उसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? वोल्ट। और वर्क का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों? जूल होता है। और चार्ज आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों? कूलम्ब। तो ये जो भौतिक राशियां लिखी हुई थी हम लोग के सामने, इसको हमने क्या किया बच्चों? इसके मात्रक के रूप में इसको हमने निरूपित कर दिया। अब हम बात करें, अगर यहां 1 लगा देते हैं बच्चों तो यहां भी हमें 1 लगाना पड़ेगा, यहां भी हमें 1 लगाना पड़ेगा। यानी अगर कोई पूछे कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का क्या मतलब है, तो आप बोल सकते हो कि 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में अगर 1 जूल वर्क हो रहा हो तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी बच्चों? 1 वोल्ट होगी। ठीक है। तो अब अगर हमारे बच्चों से 1 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने की बात कही जाएगी तो हमारे बच्चे सीधे बोल पाएंगे कि 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में अगर 1 जूल वर्क हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों? 1 वोल्ट होती है। तो यह बात भी हमारे बच्चों ने बड़ी अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम आगे बढ़े बच्चों, तो बात करें तो आप लोग देखोगे कि अब यहां पर एक चीज और आता है कि इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये विभवांतर? तो मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था बच्चों कि जिस प्रकार से तापांतर के कारण, किसके कारण? ताप में अंतर, तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण किसका फ्लो होता है? ऊष्मा ऊर्जा का फ्लो होता है बच्चों। यानी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण किसका फ्लो होता है बच्चों? हीट एनर्जी का फ्लो होता है ना? उसी प्रकार से मैंने बताया था बच्चों स्तर, लेवल डिफरेंस के कारण, किसके कारण बच्चों? लेवल डिफरेंस के कारण किसका फ्लो होता है? तो लेवल डिफरेंस के कारण बच्चों किसी लिक्विड का फ्लो होता है, किसी द्रव का फ्लो होता है बच्चों। ठीक है, किसी लिक्विड का फ्लो होता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण किसका फ्लो होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है बच्चों। किसका फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है।
याद रहेगा। और इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से हम लोग डिनोट करते हैं। इस बात को ध्यान रखोगे। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करने जा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? वोल्ट मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर बोलेंगे। और इसका जो यूनिट आता है वो भी वोल्ट में आता है। किस में आता है? वोल्ट में। और इसे स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को भी हम v से डिनोट करते हैं। और जो उसका यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, उसे भी हम v से डिनोट करते हैं। ये दोनों कैपिटल लेटर के रूप में लिखे जाते हैं बच्चों। तो ये बात आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। वही है, किसी परिपथ में दो बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर भी हो तो परिभाषा से v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? W बाई क्यू, जो हमने बता दिया है। जहां v क्या है? विभवांतर है। W क्या है? वर्क है। और Q जो है ये चार्ज है बच्चों। SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? 1 जूल बाई 1 कूलम्ब होता है। ये बात आप लोग जान चुके हो। आगे बढ़े हम। तो ये जो विभवांतर की कुछ विशेषताएं होती हैं, जो एक इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है जो आप सबको ध्यान में रखना चाहिए कि यह जो विभवांतर होता है ये एक अदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है? अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि आप लोगों ने वर्ग 9 में पढ़ा है। क्लास 9th में आप लोगों ने इसके बारे में देखा है। इसका मान सदैव धनात्मक होता है। विभवांतर अधिक होने पर धारा अधिक प्रवाहित होती है। जिस प्रकार टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो हीट एनर्जी का फ्लो ज्यादा होगा। जिस प्रकार लेवल डिफरेंस ज्यादा होगा तो लिक्विड्स का फ्लो तेजी से और ज्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस जब ज्यादा होगा, विभवांतर जब ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा। तो यह बात हुई, यह कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है बच्चों। तो यह बात आप लोगों ने देख लिया। यहां पर दो जो बिंदु लेते हैं विभवांतर के लिए, तो एक बिंदु उच्च विभव पर होता है और दूसरा बिंदु कहां होता है? निम्न विभव पर होता है। ये बात आप लोग समझ चुके हो बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो मैंने अभी आपको शुरू में कहा था कि इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो होता है ओम्स लॉ। क्या है ये ओम्स लॉ? तो बच्चों तीन चीजें हैं। अभी हमारे बच्चों ने देखा है कि जो करेंट होती है उसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों? आई से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? भी से डिनोट करते हैं। और एक और भौतिक राशि की हम बात करेंगे ओम्स लॉ में, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। और इसका पूरा नाम रेसिस्टेंस होता है बच्चों, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। तो ये तीन चीजों की हम बात करेंगे ओम्स लॉ में। कहता है कि यह जो ओम्स लॉ है वह आई, विद्युत धारा, विभवांतर भी और प्रतिरोध आर, प्रतिरोध को किसे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। इन तीनों के बीच में रिलेशन को दिखाता है। ओम्स लॉ क्या करता है कि आई, भी और आर के बीच में रिलेशन को दिखाता है, जहां इनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, इनका विशेष अर्थ होता है। आई का मतलब विद्युत धारा, भी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, और आर का मतलब प्रतिरोध होता है बच्चों। तो यह आई तो आप लोग समझते हो अच्छे तरीके से, भी समझ चुके हो। अब थोड़ी सी बात आती है रेसिस्टेंस की। हालांकि मैं इसकी चर्चा डिटेल में अगले पार्ट में मैं करूंगा, लेकिन जितनी जरूरत है मैं अभी उतना ले लेता हूं। ये आर क्या है बच्चों? तो आर के बारे में कहा जाता है कि जब करंट फ्लो होती है तो करंट के फ्लो के रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शन, जो बाधा क्रिएट होता है, उसी बाधा को हम प्रतिरोध के नाम से, रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं, है ना। द ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड इन फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो में, विद्युत धारा के प्रवाह में जो बैरियर क्रिएट होते हैं, जो बाधा उत्पन्न होती है, उसी बाधा को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अगर ये बाधा कम होगी तो करंट का फ्लो स्मूथली होगा, तेजी से होगा, और ये बाधाएं ज्यादा होंगी तो फिर करंट का फ्लो उतनी स्मूथली नहीं हो पाएगा। तो यह है रेसिस्टेंस।
हालांकि इस पर डिटेल चर्चा, बेहतरीन चर्चा मैं इसके बाद वाले पार्ट में करूंगा बच्चों। तो ओम का नियम की मैं अगर बात करूं तो ओम साहब ने क्या किया, कहा कि उनकी टोटल जो बातें थी बच्चों एक्सपेरिमेंटल थी, प्रयोग पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि जो करंट, विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है किसी चालक तार से होकर, वह वो चालक तार के दो छोरों के बीच, तार चालक तार के दो छोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक उच्च विभव से जोड़ा जाता है और एक को निम्न विभव से जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से जो धारा का प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ऐसा माना जाता है बच्चों। तो इसलिए कहता है ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स का नियम क्या कहता है कि किसी चालक तार से जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है वह चालक तार के दो छोरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। ज्यादा विभवांतर होगा तो धारा ज्यादा बहेगी, विभवांतर कम होगा तो धारा कम बहेगी। विभवांतर जिसको तुम लोग वोल्ट में, ऐसे भी आप लोग समझते हो, आगे 6 वोल्ट की बैटरी है तो उसका कैपेसिटी, उसका पावर ज्यादा है कि 12 वोल्ट की बैटरी का, तो डेफिनेटली आप लोग कहोगे कि 12 वोल्ट की बैटरी का। तो जिस प्रकार से हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड भी, करंट का परिमाण भी, करंट की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा उस पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब समझते हो कि विभवांतर को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे विद्युत धारा का मान भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो चालक की भौतिक अवस्थाएं हैं वो परिवर्तित न हो, बदले न, चेंज न हो, तब यह नियम लागू होता है बच्चों। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर चालक तार का भौतिक अवस्था के रूप में अगर मैं बात करूं तो लेंथ ले लूं, लंबाई ले लूं, अगर तार का लंबाई बढ़ा देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, मैं चर्चा करूंगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है, इस पर भी चर्चा करूंगा। जबकि हमें ओम्स के लॉ में इसे कांस्टेंट रखना है, तो इस आर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लेंथ नहीं बढ़ाना पड़ेगा तार का। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार की अगर मोटाई को हम बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस घट जाता है, और मोटाई को घटा देते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेसिस्टेंस घटना बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ओम्स के नियम में इस आर को हमें कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? कांस्टेंट। तीसरी बात, तापमान, टेम्परेचर की होती है, तो टेम्परेचर को भी नियत रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जो चालक तार होते हैं जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, होता क्या है कि उनका रेसिस्टेंस भी बढ़ता जाता है बच्चों। क्या होता है? रेसिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। तो फिर तो कांस्टेंट नहीं रहा। जब ये कांस्टेंट रहेगा तभी ओम का नियम लागू होगा। तो ओम के नियम में जब आपसे कहा जाएगा कि क्या है, तो सबसे पहला कमेंट आपके तरफ से ये आना चाहिए कि ओम का जो नियम है वह विद्युत धारा, आरोपित विभवांतर और चालक तार के प्रतिरोध के बीच संबंध को बताता है। कैसा संबंध को बताता है भाई? तो यह संबंध को यह बताता है कि किसी चालक तार से जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है वह आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, यदि भौतिक अवस्थाएं जो है उस परिपथ की नियत रहे तब। तो जो आई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? भी के। जब भौतिक अवस्थाएं क्या हो? नियत हो, कांस्टेंट हो। तो भौतिक अवस्था में किसकी किसकी बात करनी है बच्चों? तो मेनली 3 चीजों की बात करनी है। वो है तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब मोटाई, ये वाला जो क्षेत्रफल होता है तार का उसको हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंग्लिश में बोलते हैं। और फिर कहता है कि टेम्परेचर यानी तापमान। तो क्या क्या हो गया? चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई हो गई बच्चों, दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया बच्चों, और फिर ताप हो गया। अगर ये नियत रहे तो जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। अब मैथ के नियम अगर हम इसमें लगा दे बच्चों तो क्या कहता है कि V इक्वल टू हम लिख सकते हैं
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन की जगह पर, और यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, और वह कांस्टेंट कोई और नहीं बल्कि आर होता है, आर आई हो जाता है बच्चों। तो v इक्वल टू क्या हो जाता है, आर आई हो जाता है। तो एक इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र आपको मिल जाता है, v इक्वल टू आर आई, किसके से, ओम्स लॉ से बच्चों। तो देखिए आपके सामने स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी चालक तार कंडक्टर की भौतिक अवस्था, जैसे क्या क्या भाई, ताप, दाब, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है बच्चों, स्थिर रहे, तो चालक के लिए, चालक के सिरों पर लगाया गया क्या, विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसी हम V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के जगह पर हमने जब इक्वल टू लिखा तो एक कांस्टेंट ले लिया जिसे R कहते हैं, और ये I, जहां R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, और इस प्रतिरोध का मात्रक जो होता है बच्चों, ओम होता है। क्या होता है, इस प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, और इसका सिंबल यह होता है। तो इसे ध्यान रखोगे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध आर से डिनोट करते हैं, और उसका मात्रक ओम होता है, और इसके सिंबल के रूप में इस प्रकार डिनोट करते हैं। तो आई होप हमारे बच्चों ने ओम का नियम समझ लिया। सीधा सीधा बोलूं तो कहता है, द करेंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। है ना बच्चों, किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, यदि चालक तार के भौतिक अवस्थाएं, जैसे उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई, उसका ताप नियत रहे, तो कांस्टेंट रहे, तो ये बात भी हमारे बच्चों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आधा पार्ट आप लोगों ने ओम्स नियम का कर लिया। यह जानते हो भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आई क्या है, तो विद्युत धारा है, और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हो, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये पहले भी मैं आप सबको बता चुका हूं। अब क्या बच गया ओम्स लॉ में, तो मैं बात करूं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की। तो जब 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इस ओम के लॉ को एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई करना होगा। तो बच्चों, जहां तक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात है, कई अलग अलग तरीके हैं। आज मैं आप लोगों को एक नया यूनिक तरीका देता हूं जिससे आसानी से आप लोग वेरीफाई कर सकोगे, और मुझे उम्मीद है इसे देखने के बाद में आप बुक में जो तरीके बताए गए हैं उसे छोड़कर शायद आप लोग इसे ही फॉलो करोगे, क्योंकि यह आसान भी है समझने में, समझाने में और लिखने में भी बच्चों। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि ओम का लॉ क्या था, कि जो करेंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर से, वह आरोपित पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर के समानुपाती होती है, यही था ना। अब चलिए हम इसको कैसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे, इस पर विचार करते हैं बच्चों। तो हम एक सबसे पहला काम कि एक सर्किट बनाते हैं। क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। यहां पर हमने क्या किया कि यहां पर हमने डॉटेड कर देते हैं बच्चों। डॉटेड करने का मतलब है मेरा कि हम नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएंगे, किस लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए बच्चों। और उसके बाद से हमने यहां पर क्या किया बच्चों, चलो एक स्विच भी लगा ही देते हैं, हम एक स्टैंडर्ड सर्किट बना देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। फिर हमने क्या किया, यहां पर लेके आते हैं, एक यहां पर हम एमीटर लगा देते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे सर्किट में कितने करंट का फ्लो हो रहा है। और चलिए हमने एक यहां पर बल्ब लगा लिया बच्चों। क्या लगा लिया, बल्ब लगा लिया, और बल्ब का एक छोर जो है हाई पोटेंशियल से, और दूसरा जो छोर है वो लो पोटेंशियल से, एक उच्च विभव से और एक निम्न विभव से जुड़ा हुआ है। और यहां पर हम एक और डिवाइस लगा देते हैं जिसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। बताइए इस वोल्ट मीटर का क्या काम है बच्चों।
बताइए आप सब, इस वोल्ट मीटर का क्या काम है? तो इस वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना, मेजर करना, विभवांतर को मेजर करना। और यह करंट जो करंट इसमें फ्लो हो रही होती है उसका मेजरमेंट कौन करता है? एमीटर करता है। अच्छा देखो बच्चों, एक यहाँ पर एक और कंसेप्ट है एमीटर और वोल्ट मीटर में, कि करंट कहां से चलती हुई मानी जाती है? पॉजिटिव टर्मिनल से, घूमकर कहां आती है? निगेटिव टर्मिनल पर। जरा ध्यान देना, तो जो करंट यहां से निकलेगी वो उसको इस मशीन से होकर जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है करंट को जाने के लिए। तो अगर कोई डिवाइस इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि सर्किट में, विद्युत परिपथ में जो धारा जा रही है उससे होकर जाना ही पड़ेगा, तो उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रहेगा क्या बोलते हैं बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में। तो एमीटर को हमेशा हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जरा विचार करो, अगर यहां से अगर हम तार लेके चले आते तो कुछ करंट तो इधर से चली जाती, तो पता ही नहीं चलता कि हमारे सर्किट में कितना करंट का फ्लो हो रहा है। तो जो इधर से जाते उसको यह बता देता, और जो इधर से जाते उसको नहीं बता पाता। तो यह बात हो गई। तो एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, तभी जाकर यह काम कर पाएगा कि हमारे जो सोर्स है कितना वोल्ट पर करंट दे रहे हैं। एक बात हो गई। दूसरा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? जब करंट यहां पर पहुंचती है बच्चों, तो दो रास्ते मिलते हैं। करंट इधर से भी आ सकती है और करंट इधर से भी जा सकती है। जहां ऑप्शन अवेलेबल है करंट को जाने के लिए, तो वैसे केस में हम लोग बोलते हैं क्या, कि यह समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यह समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। किसमें? समांतर या समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। जहां करंट को जाने के लिए ऑप्शंस मिल जाए, वह किस में जुड़ा हुआ है? समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। जहां करंट को जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ना अवेलेबल हो, जो भी करंट प्रवाहित हो उसको जाना ही पड़े, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं बच्चों। तो अब अगर हमारे बच्चों से एग्जाम में भी पूछा जाता है ये प्रश्न कि एमीटर और वोल्ट मीटर में, है ना, तीन अंतर बताइए। तीन नहीं पूछा जाता आप लोगों से, लेकिन तीन आप लोगों को याद रखना चाहिए, दो ही पूछा जाता है। तो एमीटर क्या करता है? धारा का मान बताता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? विभवांतर का मान बताता है। जो एमीटर होता है उसको किस में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं बच्चों? तो वोल्ट मीटर को हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अच्छा, इसका काम था करंट को का मान बताना, करंट का मैग्नीट्यूड बताना, न कि करंट को जाने से रोकना। इसलिए इसका जो रेसिस्टेंस होता है ना बेटा बेटा, जो प्रतिरोध होता है ना, उसको कम रखा जाता है, ताकि ये करंट को जाने में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, सिर्फ बता दे कि कितना करंट जा रही है। अब मान लो इस रूम के दरवाजे पर मैंने किसी को खड़ा कर दिया और उसको कह दिया कि इस कमरे में कितने लोग आ रहे हैं ये आपको बता देना है। अब वो आने वाले लोगों को रोकने लगे, तो फिर क्या हम उसे वहां रहने देंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह से यह मशीन सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि करंट कितनी जा रही है आप यह बता देना। ठीक है, तो इसलिए इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है? कम रखा जाता है। और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस जो है बच्चों, वो ज्यादा रखा जाता है। इसके पीछे इसके पीछे कारण क्या है? कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस जो है वो ज्यादा रखने के पीछे क्या कारण है? तो उसको ज्यादा रखने के पीछे कारण यह है कि करंट इधर से कम आए, ज्यादा करंट हमारे डिवाइस से होकर के जाए, इसलिए इसका रेसिस्टेंस जो है वो ज्यादा रखा जाता है। तो ये तीसरा डिफरेंस यह हो गया कि एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, और वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब क्या हो, अगर इसको हम यहां जोड़ दें, इसको यहां जोड़ दें, तो क्या होगा? तो अगर वोल्ट मीटर को यहां जोड़ दें और हाई वोल्टेज पर करंट फ्लो हो रही हो, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये जल जाएगा बच्चों, जल जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से यह जल जाएगा। और एमीटर को यहां रख दे तो क्या होगा? तो वह सर्किट में कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है वो नहीं बता पाएगा। इस रास्ते से जितनी करंट जाएगी उसको तो बता देगा, ऊपर वाले रास्ते से जो करंट आएगी नहीं बताएगा। तो एक जानकारी थी जो आपको ध्यान में रखना था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक था कि ओम्स लॉ को हम कैसे वेरीफाई करें, है ना। तो बच्चों, ओम्स लॉ को हम वेरीफाई करने के लिए
हमने क्या किया, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिकल सेटअप तैयार किया, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि सबसे पहले हम इस सर्किट में एगो सेल जोड़ते हैं। तो मैं एक टेबल बनाता हूं बच्चों, यहां पर हम सेल के लिए बात करेंगे और यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ पीडी लिख देते हैं, विभवांतर कितना हुआ इसके वैल्यू हम यहां नोट डाउन करेंगे और करंट कितना हो रहा है उसका वैल्यू हम यहां नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, एक सेल जोड़ते हैं, करंट जाने लगती है, बल्ब ग्लो करने लगता है, हमारा ये बल्ब जो है हमारा जलने लगता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक सेल जोड़ा और यहां पर की को क्लोज्ड कंडीशन में रखा, बंद कर दिया, मतलब ये क्लोज्ड का मतलब होता है ऑन। मैंने पिछले क्लास में आप सबको समझाया था बच्चों। तो क्या हुआ, कितना करंट जा रही थी वो वैल्यू हमने नोट डाउन किया। इससे पहले आप जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट का फ्लो होता है, तो सबसे पहले हमने वैल्यू नोट किया। एक सेल जोड़ने के बाद में वोल्ट मीटर में वैल्यू देखा कितना था, एज्यूम बच्चों वो वैल्यू V1 आ रहा था। और फिर हमने एमीटर में रीडिंग देखा तो कुछ तो वैल्यू होगा ना, करंट जा रही है तो माना कि वह वैल्यू I1 था। और सेल कितना जोड़ा था, एज्यूम सेल हमने 1 जोड़ा था। अब हमने क्या किया, इसमें 2 सेल जोड़ दिया। तो विचार करो, जब 2 सेल जोड़ेंगे तो यह जो विभवांतर है वही रहेगा कि बढ़ेगा? तो विभवांतर हमने देखा बढ़ गया है। मैं कह नहीं रहा हूं, ये मशीन जो यहां लगा हुआ था वोल्ट मीटर, ये बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। तो ये V1 बढ़ करके क्या हो गया बच्चों, V2 हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू देखा एमीटर में, तो करंट का वैल्यू भी बढ़ गया था और एज्यूम बच्चों वह वैल्यू क्या आया, I3 आया। अब हमने क्या किया, यहां पर डॉटेड इसलिए किया था कि नंबर ऑफ सेल्स को हम बढ़ाएंगे। तो 2 के बाद हमने तीसरा सेल जोड़ दिया बच्चों। तीसरा सेल जोड़ा तो फिर से वोल्ट मीटर की रीडिंग लिया, माना बच्चों कि वह रीडिंग V3 आया, करंट भी बढ़ करके क्या हुआ बोलो, I3 आ गया। ऐसे ही हम सेल और बढ़ाते गए, सेल बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से बच्चों करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा और उस वैल्यू को हमने क्या किया, नोट डाउन किया। और नोट डाउन करने के बाद में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। क्या किया बच्चों, एक ग्राफ प्लॉट किया। इस ग्राफ में इधर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी ले लेते हैं बच्चों, बढ़ेगा वैल्यू, यहां 0 कर देते हैं। और इधर हम आई ले लेते हैं बच्चों, करंट। तो हम जब ग्राफ खींचते हैं किसके किसके बीच में, V और I के बीच में, तो यह ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है बच्चों। क्या प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। अर्थात जब हमने क्या किया था बच्चों, ये V1 रखा था तो करंट का वैल्यू कितना था बच्चों, I1। अब हमने क्या किया, यहां पर V2 किया, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाकर, तो करंट भी बढ़ करके क्या हो गया, I2 हो गया। फिर हमने क्या किया बच्चों, इसको बढ़ा करके हमने V3 किया, V3 किया तो करंट का वैल्यू बढ़ करके क्या हो गया था, I3। यह स्ट्रेट लाइन बता रहा है कि जो करंट प्रवाहित होती है वो विद्युत धारा के समानुपाती होती है बच्चों। तो जब 3 नंबर में क्वेश्चन आप सबके सामने आता है तो आपको ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद से उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, फिर उसके बाद से आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिखना है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में आप लोग क्या लिखोगे कि ओम के नियम को वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने के लिए हम दिए गए चित्र के अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाते हैं और विद्युत परिपथ में सेलों की संख्या क्रमशः बढ़ाते हैं और बढ़ाने पर जो एमीटर और वोल्ट मीटर के जो रीडिंग्स होते हैं, जो पाठ्यांक होते हैं, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। और नोट डाउन करने पर जो हमें वैल्यू मिलता है, क्या मिलता है बच्चों, जो वैल्यू मिलता है उस वैल्यू से V और I के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जो बताता है कि जो करंट प्रवाहित होती है वह अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रवाहित धारा आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है बच्चों। तो ये था हमारा
ओम्स लॉ जो आप लोगों ने देखा। तो जो जिन चीजों को अभी आप लोगों ने समझा, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो थोड़ी मदद मिल जाएगी बच्चों नोट्स बनाने में आपको। मैं हट जाता हूं, जल्दी से ले लो। अब इन्हीं बातों को हम आगे देखें बच्चों, तो यहां पर ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का एक दूसरा भी तरीका है बच्चों, है ना, दूसरा भी तरीका है। और फिर एक अभी हमने जो बताया था कि धारा ले ले, है ना, अगर मान लो बच्चों यहां पर हम V1 लिखते हैं, तो यहां पर हमें जो वैल्यू मिलता है वो बच्चों वो I1 होगा, ठीक है। यहां पर हम V2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, V2 कर देते हैं, तो यहाँ करंट का वैल्यू हमें क्या मिलता है बच्चों, I2 मिलता है। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं बोलो, V3 कर देते हैं, तो यहाँ पर करंट का वैल्यू हमें क्या मिलता है, I3 मिलता है ना। तो ये बातें आप लोगों ने देख लिया बच्चों। अब मैं बात करूं अंतिम 2 मिनट में आपके सामने, तो यह जो ओम का लॉ था 1827 ईस्वी में किसने दिया था, तो ये जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। ये बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, कंसेप्ट है यह, है ना। सिद्धांत क्या है कि आपको पता है कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं समान रहे, मतलब नियत रहे, तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है उस पर लगाए गए वोल्टेज आरोपित विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। निष्कर्ष, कंक्लूजन में क्या है बच्चों कि जितना ज्यादा धक्का, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा धारा, करंट का फ्लो होगा, यदि रेसिस्टेंस क्या रहे बच्चों, स्थिर रहे। तो ध्यान रखना, अगर रेसिस्टेंस स्थिर नहीं रहता है तो वैसे केस में क्या होगा बच्चों कि ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो हमें तार की जो भौतिक अवस्थाएं हैं उसे नियत रख करके इस ओम के नियम को हम देखते हैं। तो बच्चों अब समय हम लोगों को इजाजत नहीं देता कि आगे बढ़े। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू ऑल।